व्हाट है आइडियोलॉजी? क्या होती है आइडियोलॉजी? क्या होता है बिलीफ? आइए हम खुद का विजन क्लियर करने के लिए कुछ ऐसे लोगों की आइडियोलॉजी की चर्चा करते हैं जिनके बारे में संभवतः तब तक कोई नहीं जानता था जब तक कि उन्होंने अपने विचारों का खुलकर प्रदर्शन नहीं किया था। नमस्कार मित्रों, मैं कलयुगी नारद। आज खबरी नारद के इस नए प्रोग्राम ओपिनियन में आज चर्चा करूंगा विशाल जूड़ और उसकी आइडियोलॉजी की। विशाल जूड़ जो कि हरियाणा का मात्र 24 साल का एक नवयुवक है और जिसको ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने कुछ गंभीर आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है और जमानत तक मंजूर नहीं की है उसके मामले में। ये सभी चर्चाएं आपको विभिन्न न्यूज़पेपर और यूट्यूब चैनल के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मिल जाएंगी। आज हमारा मकसद उस आइडियोलॉजी को समझने का है जो कि हजारों की विपक्षी भीड़ में खड़ा होकर अपना पक्ष रख देने की हिम्मत देता है, बिना इस बात की परवाह किए कि उसके अगले पल का अंजाम क्या होगा। जो खुद इस आइडियोलॉजी को अपनाने वाले हर एक व्यक्ति को पता होता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत, वो खुददारी, वो जज्बा पैदा कैसे होता है जो कि एक सामान्य से युवक को कुछ मिनटों, घंटों या कुछ दिनों में लोगों का आइडियल बनाया जाता है। आगे जो कुछ भी मैं बोलने जा रहा हूँ उसको अन्यथा ना लें और ना ही उसको इस घटना या किसी और घटना से कोई कंपैरिजन समझा जाए, क्योंकि किसी भी आइडियोलॉजी का किसी से कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। वो या तो किसी एक के लिए सही हो सकती है या फिर दूसरे के लिए गलत। ये तो उसके मानने वाले के बिलीफ पर निर्भर करता है। आइए पहले देखते हैं कि विशाल जूड़ ने किया क्या था। ये वीडियो बबीता फोगाट जी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की थी। आप वहां जाकर भी देख सकते हैं और यहाँ तो हम इसको दिखाई ही रहे हैं। तो मित्रों, आपने इस वीडियो में स्पष्ट देखा कि विशाल जूड़ जो कि मात्र 24 साल का एक जोशीला युवक मात्र है और उसने इन सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हुए खालिस्तानी समर्थकों की भीड़ जो कि खुद को भारतीय तक कहलाना पसंद नहीं करती और अपनी रेडिकल आइडियोलॉजी के लिए जानी जाती है, उस भीड़ में अकेले खड़े होकर अपनी आइडियोलॉजी को जिंदा रखते हुए देश को उसका सम्मान दिलाने के प्रयास में इन लोगों से हाथापाई तक कर डाली। और यदि आगे भी इस युवक ने कुछ किया हो तो हम इनकार या इकरार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा पूर्ण समर्थन विशाल के साथ है। विशाल ने जो भी
यहाँ किया या उसके बाद जो भी किया होगा वो गलत नहीं ठहराया जा सकता। कम से कम हम तो नहीं ठहराएंगे। आप अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र हैं। इसको बोलते हैं ब्रूटल आइडियोलॉजी, यानी दो टूक निरसंस विचारधारा। उसमें कुछ भी शामिल हो सकता है। वो देश हो सकता है, धर्म हो सकता है, हमारा घर परिवार हो सकता है। यानी कि हम जिस बिलीफ को मानते हैं, जिसके लिए कठोरता की हद से आगे निकलकर ब्रूटलिटी की हद तक उसको फॉलो कर सकते हैं, जिसके आगे सिर्फ एक ही शब्द बचता है और वो है रेडिकल आइडियोलॉजी। रेडिकल आइडियोलॉजी में इंसान मरता और मारता है, जो कि दुनिया के सबसे शांत मजहब यानी बौद्धों ने अपनाई थी म्यांमार में। यानी वो एकदम सामान्य से रेडिकल आइडियोलॉजी में पहुंच गए थे, क्योंकि उनका बिलीफ उनकी विचारधारा को जीवित रखने में था, यानी शांति बनाए रखने में और शांति बनाए रखते हुए जीने में, जिसने उनको रेडिकल तक बनने पर मजबूर कर दिया था। ये कितनी खास बात है कि शांति के लिए अशांति भी कभी कभी कितनी ज़रूरी हो जाती है। विशाल का ये कदम देखकर मुझे तो वो सीन याद आया जो कि मैंने कभी नहीं देखा। जी हाँ, अंग्रेज़ों के असेंबली हॉल में धुएं के बम फोड़कर भगत सिंह एंड टीम ने भागने की बजाय वहीं खड़े होकर वंदे मातरम के नारे लगाते हुए खुद को गिरफ्तारी दी थी। यही ब्रूटल आइडियोलॉजी कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने भी अपनाई थी, जो कि धीरे धीरे रेडिकल होती चली गई थी। लेकिन क्या इनके इस कदम से पहले इनको कोई जानता था, या कोई इनकी बात करता होगा, या फिर इनके पूर्व जीवन के बारे में जानने में किसी की दिलचस्पी बाद में भी जागी होगी? शायद नहीं, क्योंकि इनका केवल एक ही कदम इनके पूरे जीवन की झांकी बनकर रह गया, जिसको कि आज तक लोग जानते हैं और सिर्फ उसको ही याद रखना चाहते हैं। अच्छा, याद कीजिए कि क्या किसी पुस्तक में नाथूराम गोडसे का जिक्र गांधी हत्याकांड से पहले का आपने कहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा, या फिर यदि कहीं होगा भी तो उसकी ज़रूरत लोगों को नहीं है, क्योंकि वो उसको जानना ही नहीं चाहते आज। क्योंकि गॉडसे ने ब्रूटलिटी की हद से आगे निकलकर रेडिकल आइडियोलॉजी को अपनाते हुए देश, धर्म और समाज के लिए खुद को यूं ही न्यौछावर कर दिया था। क्या उनको मालूम नहीं था कि इस कदम का अंजाम क्या होने वाला है? किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, सिर्फ बिलीफ सिस्टम और आइडियोलॉजी एक थी सभी की। देश, काल और स्थान के अनुसार उस आइडियोलॉजी की केवल कैटेगरी बदल गई थी, मकसद एक ही था। ऐसे ही न जाने कितने हीरोज़ हैं जो कि खुद की अपनी विचारधारा को जीवित रखने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए अपनी आइडियोलॉजी की किसी भी कैटेगरी तक को फॉलो कर सकते हैं, और यही उनको हिम्मत, जोश, जज्बा प्रदान करता है। अच्छा, ख़ास बात यह है कि कोई भी आइडियोलॉजी या तो राइट होती है या लेफ़्ट होती है, दोनों ही अपनी अपनी जगह बिलीफ के अनुसार ठीक होती हैं। लेकिन यदि वो बीच की होती है तो वो सिर्फ सेकुलरिज्म यानी दलाली यानी समझौतावादी आइडियोलॉजी होती है, जो कि पेंडुलम की भांति इधर उधर होती रहती है, जिसको खुद पर ही बिलीफ नहीं होता कि वो सही है या गलत। और मैं इसको केवल सेकुलरिज्म का कोठा ही बोलना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि एक तरफ तो आपको खड़े होना ही पड़ेगा, ठीक म्यांमार की तर्ज पर। दोस्तों, ये पार्ट 1 था इस सीरीज़ का, यह अभी बाकी है, क्योंकि हिंदू धर्म की कुछ दुविधाएं हैं जिनका क्लियर होना बेहद आवश्यक है। उसके विषय में अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। और अंत में भारत सरकार से हमारी गुजारिश है कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए विशाल झूठ के मामले में हस्तक्षेप करे और उस नवयुवक को, उस हीरो को वापस अपने देश में लाकर उसका उचित सम्मान करे और लोगों को भी उसका सम्मान करने का गौरवमयी मौका अवश्य दे। आप भी यदि किसी स्तर तक इसमें सहयोग कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए, क्योंकि आपको आज कुछ ऐसे ही हीरोज़ की आवश्यकता है। यदि आप हमारे विश्लेषण से सहमत हैं या असहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमारा खुद का भी विजन क्लियर हो सके, या हम और आप उस पर एक वृहद चर्चा कर सकें। वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके हमें प्रोत्साहित या हतोत्साहित करने की कोशिश भी अवश्य करें, और यदि उचित लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यकीन करिए, उससे आपका अंगूठा बिल्कुल भी नहीं घिसेगा।
यदि सही लगे तो नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। जय श्री राम। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।